हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो आज आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 39 लेकर आया हूं और इससे पहले मैं 38 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया हूं। तो चलिए फटाफट सब लोग लाइव आइए, और जो लोग लाइव आ चुके हैं तो जल्दी से वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए टेलीग्राम ग्रुप में, और जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप जो भी चल रहा है सभी में शेयर कर दीजिए। और इससे पहले मैं 38 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया हूँ और सभी का PDF जो है वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सभी का PDF जो है डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो आप वहां पे जा करके वीडियो के लिंक को जाकर वहां पे चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको डाउनलोड कर लीजिए और खुद से बाद में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आप सभी सवालात को के जो जवाब है सभी को कॉपी पे नोट करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज जब आप बाद में बनाएंगे तो फिर आपके पास आंसर नहीं रहेगा, तो इसी वीडियो से आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, तो ये यहाँ पे बड़ा मज़ा आने वाला है। देखिए यहाँ पे 35 सवाल टोटल है। टोटल आपको पता है कि यहाँ पे 35 सवाल है। तो फिलहाल बीच बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा था, है ना, थोड़ा फुर्सत में नहीं था मैंने, इसलिए आपका वीडियो जो कंटिन्यू नहीं हो पाया है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट। सभी लोग आ गए हैं? ओके, पहला सवाल है फाजिल की जमा है। फाजिल की जमा क्या है? फजल, फजला, फजूल या कोई नहीं। तो फटाफट यहाँ पे कमेंट कीजिए। बिल्कुल यहाँ पे सही। हम ज़्यादा देर नहीं करेंगे, जल्दी से कोशिश करेंगे इस वीडियो को ख़त्म करने के लिए 15 से 20 मिनट के अंदर में। ओके, तो फाजिल की जमा क्या है? तो फाजिल के यहाँ पे जमा एक नंबर यहाँ पे राइट होगा, बी यहाँ पे राइट होगा। फाजिल की जमा है फजला। ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे करेक्ट होगा। ओके, और जो लोग लाइव के बाद वीडियो को देख रहे हैं तो वो भी मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आप 35 में कितना आंसर बनाए हैं जी। ओके, तो इसका क्या आंसर होगा? फाजिल की जमा क्या है? फजला। नेक्स्ट यहाँ पे सेकंड सवाल देखिए, फासिक की जमा क्या है? फासिक की जमा क्या है? फसाक, फसका या दोनों या कोई नहीं। तो फासिक की जमा क्या है? फटाफट यहाँ पे जवाब दीजिए। तो फासिक की जमा जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे सी यहाँ पे राइट होगा, सी यहाँ पे करेक्ट होगा। फासिक की जमा दोनों है, फसाक है और फसका, दोनों यहाँ पे जमा है। ओके, तो ऑप्शन हमारा सी जो है करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे तीसरा नंबर सवाल देखिए जी, कैद की जमा क्या है? कैद, अक़याद, क़यूद या दोनों या कोई नहीं। तो कैद की जमा क्या होगी? ओके, तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा, कैद की जमा दोनों होता है, अक़याद भी होता है और क़यूद भी होता है। तो आंसर हमारा जो है सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। कैद की जमा क्या है? दोनों। ओके, आंसर हमारा जो है सी करेक्ट होगा। बिल्कुल सही। चलिए, आप सबका सवाल का जवाब यहाँ पे मेरे पास आ रहा है। ऑप्शन हमारा 3 का सी हो जाएगा। ओके, तो फास्ट में जवाब देने की कोशिश कीजिए, फास्ट में रिप्लाई कीजिए। मैं भी फास्ट में वीडियो को बढ़ाते जाऊंगा, ज़्यादा वक्त नहीं जाया करूंगा मैं। 4 नंबर सवाल है, इनमें से तानिस कौन है? तानिस कौन है? जगह, तरफदारी, ऐसे लिखा हुआ है, तरफदारी और करामत और सभी। तो तानिस बताना है, इनमें से तानिस कौन है। तो बिल्कुल यहाँ पे देखा जाए तो 4 को जो आंसर मेरे पास आ रहा है ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा। आंसर यहाँ पे डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। इनमें से तानिस कौन है? जगह भी तानिस है, तरफदारी भी है और करामत है। ओके, यहाँ की जगह अच्छी है, इसकी तरफदारी कर रहा हूँ, अल्लाह की करामत इस तरह बोलते हैं। तो ऑप्शन हमारा डी यहाँ पे राइट हो। जब भी आपको तानिस और तज़कीर तानिस आपको बनाना हो, समझना हो, तो उसको जुमला में इस्तेमाल कीजिए, और जो जुमला आप बोलते हैं जो सटीक वहाँ पे लगता है वही आपका आंसर ये बनता है। तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं जान रहे और जुमला बना लिए तो हो जाएगा, लेकिन आपको सही यूज करना होना चाहिए। तो 5 का आंसर क्या है? इनमें से तज़कीर कौन है? सवाल है इनमें से तज़कीर कौन है? जमात, ख्याल, मोहब्बत, अक़ीदत। तो तज़कीर चुनना है, ये चारों में से तज़कीर कौन है? तो जमात देख रही है, जमात क्या है? तानिस है, और मोहब्बत भी क्या है? तानिस है, अक़ीदत भी तानिस है। तो आंसर हमारा क्या होगा? बी यहाँ पे राइट होगा। इनमें से तज़कीर कौन है? ख्याल जो है तज़कीर है। ओके, 6 नंबर सवाल देखिए, और वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक भी कर दिया कीजिएगा। 6 नंबर सवाल है, इनमें से तज़कीर कौन नहीं है? इनमें से तज़कीर कौन नहीं है? हैसियत, मतलब, मुताबिक, दरख्त। यानी कि तज़कीर कौन नहीं, ये आपको बताना है। तज़कीर कौन नहीं यानी कि तानिस बताना है। तो मतलब बोलते हैं, तो ऑप्शन हमारा क्या है? मतलब जो है तज़कीर है, मुताबिक भी तज़कीर है, आपके मुताबिक, दरख्त भी तज़कीर है। तो हैसियत यहाँ पे बोलते हैं मेरी हैसियत, आपकी हैसियत। तो ऑप्शन हमारा जो है ए यहाँ पे राइट होगा। हैसियत जो है तानिस है, तज़कीर नहीं है। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? ए यहाँ पे करेक्ट होगा। बहुत अच्छा, सबका यहाँ पे आंसर आ रहा। 7 नंबर सवाल है, अजीज़ की ज़िद क्या है? अजीज़ की ज़िद क्या है? बईद, जलील, कमियत, फ़राख। तो 7 का आंसर बताइए फास्ट में क्या होगा जी? 7 का आंसर बहुत अच्छा ऑप्शन 7 का आ रहा है मेरे पास। देखिए, आप लोग फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिए, मैं देर नहीं करूँगा, जल्दी से वीडियो को लास्ट कर दूंगा यहाँ पे। तो अजीज़ की ज़िद क्या है?
ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे राइट होगा। अजीज की जिद है जलील, ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे करेक्ट होगा। ओके, 8वां सवाल यहाँ पे देखिए, होश की जिद क्या है? होश तो बहुत इजी सा सवाल है। आई थिंक आप लोग इतना दिन से पढ़ते आ रहे, कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं 40-50 जिसको मैं जानता हूँ यूट्यूब और टेलीग्राम के माध्यम से, तो वो लोग को मैं जान रहा हूँ, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ना। पर्सनली मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बट यहाँ पे देख रहा हूँ मैं, बहुत अच्छी बात है। तो होश की जिद क्या है? वाह, कनाअत, बेदार, वाज़ेह। तो होश की जिद क्या होगी? तो 8 का आंसर यहाँ पे बी यहाँ पे राइट होगा, बिल्कुल सही। होश की जिद क्या है? कनाअत है। तो बस इसी तरह से आप लोग कंटिन्यू रहिए। एग्जाम देखिए कब होगा ये सवाल पूछने वाली बात नहीं, बिकॉज आपको पता भी लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन जब तक ख़त्म नहीं होगा एग्ज़ाम की कुछ संभावना भी नहीं है, बिकॉज भीड़ तो रहेगी ही। अभी देखिए सारा कुछ खुला हुआ, लेकिन आपका स्कूल कॉलेज सारा बंद है, तो कह नहीं सकते एग्ज़ाम कब हो सकता है। तो बस कंटिन्यू रहिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, लाइव क्लास करते रहिए, चैट करते रहिए, डिस्कस करते रहिए, बस काफ़ी है। फिर जब एग्ज़ाम का डेट आ जाए तो पूरा फोर्स से तैयारी करेंगे, है ना। फरमानिया, फरमानिया को हिंदी में क्या बोलेंगे? अधीन, अध्यादेश, अनुपूरक, अक्षरशा। चलिए 9 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल 9 का जो आंसर होगा ऑप्शन हमारा बी होगा। फरमानिया को हिंदी में बोलते हैं अध्यादेश। क्या बोलते हैं? अध्यादेश बोलते हैं। फरमानिया जारी हुआ है, अध्यादेश यहाँ पे जारी हुआ, ऑप्शन हमारा जो है बी करेक्ट होगा। ठीक है, तो मीनिंग तो आई थिंक आप लोग याद कर ही रहे हैं, इजी वाला मीनिंग है तहवील में लेना। तहवील में लेना को हिंदी में क्या बोलेंगे? अधिवेशन, अधिग्रहण, अनुकंपा, अंतराल। तो चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा? बिल्कुल सही, 10 का जो आंसर होगा ऑप्शन हमारा जो है बी यहाँ पे राइट होगा। तहवील में लेना मतलब अधिग्रहण करना, या करना नहीं है, लेकिन फिलहाल ऑप्शन यहाँ पे बी अधिग्रहण है, तो अधिग्रहण करेंगे, है ना। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा 10 का? बी यहाँ पे राइट होगा। चलिए फटाफट आंसर कीजिए, बिल्कुल सही, बी जो है राइट आंसर होगा। अब आई थिंक इतना दिन से तैयारी कर रहे हैं, तो ये सब मीनिंग तो गलती नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ये सब मीनिंग बहुत बार आ चुका है, और मैं जो आपको लैब ये जो करा रहा हूँ, तो इसमें से ये सब मीनिंग बहुत सारा है जो रिपीट हो रहा है, जैसे आप भी देख रहे होंगे। एक तरफा, एक तरफा को क्या बोलेंगे हिंदी में? एक मत, एक पंक्ति, एक पक्षीय, या उष्मा। तो इससे वर्ड से तो देखने में मेरे ख्याल से ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा चुनने के लिए, बिकॉज एक तरफा को क्या बोलते हैं? एक पक्षीय बोलते हैं। ऑप्शन हमारा जो है सी यहाँ पे राइट होगा, एक पक्षीय, है ना। एक तरफा को बोलते हैं एक पक्षीय। तो ओके, ऑप्शन हमारा सी होगा करेक्ट आंसर। बिल्कुल सबका यहाँ पे आंसर आ रहा है, 11 का जो है सी करेक्ट है। चलिए ठीक है, 12 नंबर सवाल देखिए जी। पुरअज़्म, पुरअज़्म यहाँ पे लिखी हुई है, तो पुरअज़्म को हिंदी में क्या बोलेंगे? कटिबद्ध, उपनाम, उहापोह, उष्मा। तो चलिए 12 का आंसर बताइए फास्ट में, 12 का आंसर क्या होगा? तो आ रहा 12 का आंसर। 12 का जो आंसर होता है पुरअज़्म के मतलब बोलता है दृढ़ निश्चय, है ना। ऑप्शन हमारा ए यहाँ पे राइट होगा। कटिबद्ध भी उसी को बोलते हैं, कटिबद्ध या दृढ़ निश्चय उसी को बोलते हैं। तो आंसर हमारा क्या होगा? ए होगा। उहापोह के मतलब तजब्जुब, यानी कि कश्मकश जिसको बोलते हैं ना। उपनाम तो जानते हैं उर्फी नाम होता है। उष्मा को क्या बोलते हैं? हरारत बोलते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो आंसर हमारा ए यहाँ पे करेक्ट होगा। और अगर तापमान रहता तो दर्जाए हरारत इसका इस्तेमाल यूज करते हैं। चलिए 13 नंबर सवाल देखिए जी। जवाज़, जवाज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जवाज़ को हिंदी में क्या बोलेंगे? दृढ़ निश्चय, कतिपय, उपनाम, या औचित्य। तो अभी मैं जैसे कि बताया था कुछ, तो आप यहाँ से इसको छाट सकते हैं। 13 का आंसर बताइए फास्ट में, बहुत अच्छा। 13 का आंसर मेरे पास आ रहा है। 13 का जो आंसर होगा यहाँ पे डी यहाँ पे राइट होगा। जवाज़ को क्या बोलेंगे? औचित्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे? औचित्य यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जी, बिल्कुल सही। औचित्य यहाँ पे राइट आंसर होगा जवाज़ का। चलिए 14 नंबर सवाल देखिए। तो बस इसी तरह से आप लोग कंटिन्यू रहिए और आंसर देते जाइए। तो चलिए 14 का आंसर क्या होगा? दशक। दशक को क्या बोलते हैं उर्दू में? सदी, दहाई, लिहाजा, या कोई नहीं। देखिए जब ऑप्शनल जब क्वेश्चन आता है तो मेरे ख्याल से ज़्यादा वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होता, आराम से बना पाते हैं। लेकिन वही बिना ऑप्शन का जब सवाल आ जाए, जैसे कि मेंस में रहेगा, तो ऐसा हमको तैयारी करना है, ऐसा तैयारी करना है जिसमें बिना ऑप्शन की जरूरत पड़े, तो वहाँ पर भी हम 100% अपना दिखा सके परफॉर्मेंस। ओके, तो दशक को बोलते हैं दहाई बोलते हैं। सदी तो शताब्दी बोलते हैं ना, सदी को बोलते हैं शताब्दी, तो दहाई बोलते हैं दशक को। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 15 नंबर सवाल है। तर्क वितर्क, तर्क वितर्क को क्या बोलते हैं जी? उर्दू में क्या बोलते हैं? अब यहाँ पे हिंदी वर्ड है, अब आपको उर्दू बताना। तर्क वितर्क को माकूल, बहशो मुबाहिशा, कदावर, कलील, काबिल दीद, काबिल दीद यहाँ पे है। तो तर्क वितर्क को उर्दू में क्या बोलेंगे जी? 15 का यहाँ पे आंसर बताइए फास्ट में। तो बिल्कुल यहाँ पे 15 का जो आंसर मेरे पास आ गया है, ऑप्शन हमारा तर्क वितर्क के मतलब ही हो गया बहसो मुबाहिसा, यानी कि बहसो मुबाहिसा यहाँ पे राइट आंसर होगा। ओके, ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे राइट होगा। बहुत अच्छा,
बहस व मुबाहिसा को बोलते हैं तर्क वितर्क। 16 नंबर सवाल देखिए, सहायक, सहायक को उर्दू में क्या बोलेंगे? मदद, मुतरज्जिम, माऊन या कोई नहीं। तो मेरे ख्याल से इस सवाल का तो कोई भी गलती नहीं करेंगे, सबसे इजी सवाल रहा है मेरे ख्याल से, रहा है इसमें, है ना। तो क्या होगा, सहायक को उर्दू में क्या बोलेंगे? माऊन। जैसे हम लोग बोलते हैं, हम लोग माऊन मुतरज्जिम, उर्दू माऊन मुतरज्जिम की तैयारी कर रहे हैं ना, उर्दू सहायक अनुवादक की तैयारी करते हैं। तो इस तरह से माऊन का मतलब सहायक होता है। ऑप्शन हमारा जो है सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, आंसर हमारा क्या होगा? सी यहाँ पे राइट होगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे 17 नंबर सवाल देखिए। तो 17 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है, सम्मिलित। सम्मिलित यहाँ पे है, इसको उर्दू में क्या बोलेंगे? शामिल, शिरकत या दोनों, तो कोई नहीं। तो ये तो बहुत इजी वाला सवाल आ गया ना, 17 नंबर सवाल तो आई थिंक बहुत इजी वाला सवाल है। तो जो लोग लाइव के बाद वीडियो देख रहे हैं उनको भी अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, और सपोर्ट करने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आपका दो भाई भतीजा जो भी हो, जो क्लास 10th में 12th में पढ़ रहा है, उनको भी मेरे चैनल के बारे में बताइए ताकि सपोर्ट हो जाए। ओके, थोड़ा मेंबर यहाँ पे जुड़ जाए। और उनके लिए भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्लास 10th 12 का भी वीडियो अपलोड हो रहा है, यहाँ पे प्रिपरेशन कराया जा रहा। तो क्या होगा इसका आंसर जो है 17 का? सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ओके, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए 18 नंबर सवाल देखिए, प्रशिक्षण। प्रशिक्षण को क्या बोलते हैं उर्दू में? मौका, तरबियत, दस्तयाब या फ़र्ज। तो यहाँ पे देख रहे हैं, फ़र्ज के मतलब कर्तव्य इस्तेमाल करते हैं, दस्तयाब तो मतलब उपलब्ध बोलते हैं, मौका मतलब अवसर होता है। तो इजी से वर्ड यहाँ पे तरबियत, यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा जी। और लगभग सबका सही यहाँ पे आ रहा। तो जैसे कि अभी मैं देख रहा हूँ, शुरू में जब स्टार्ट किए थे, जब प्रैक्टिस सेट पढ़ाने के लिए स्टार्टिंग में, तो उस टाइम आंसर आगे पीछे हो रहा था, A B C D इस तरह से। लेकिन अब जाके देखने को मिलता है कि लगभग 90% देखने को मिलता है कि सबका आंसर मैच करता है। B तो A C इस तरह से देखते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि अब मतलब सब लोग जो है पुरअज़्म में मतलब दृढ़ निश्चय हो गए हैं और अच्छी से तैयारी चल रही है। माशाल्लाह, अच्छी बात है। इनमें से कौन हुर्फ खनकी है? चलिए ये बताइए। खनकी बोलते हैं जो तालू से निकलता है, जिस हुर्फ का उच्चारण जो है तालू से निकलता है। तो यहाँ पे बताइए, जीम, काफ, स्वाद, फे, हुर्फ खनकी कौन है? तो यहाँ पे जो है इसका आंसर जो है क्या होगा? 19 का आंसर ए यहाँ पे राइट हो। जीम जो है हुर्फ खनकी है, और काफ जो है हुर्फ हलकी है, यानी कि हलक से निकलता है, और स्वाद जो है इसनानी है। ओके, असनानी, हुर्फ असनानी, और फे है जो हुर्फ शफवी। तो आई थिंक आपको पता होगा, चूँकि आप लोग अच्छे ढंग से ग्रामर की तैयारी कर रहे हैं और कर चुके हैं। उतना अच्छा मुझे नहीं है, मेरा उतना अच्छा ग्रामर मेरा नहीं है जितना अच्छा आप लोग की है, मैं देखता हूँ। तो आई थिंक ये तो ईजी सा है, आप बता सकते हैं। और ग्रामर का क्वेश्चन ज़्यादा नहीं, 6-7 क्वेश्चन यहाँ पे है ना। इनमें से सिफ़त मिक़दारी की मिसाल कौन है? सिफ़त मिक़दारी की मिसाल कौन है? मीटर, ये किताब, 4 या कोई नहीं। चलिए, तो सिफ़त मिक़दारी के मतलब बताइए क्या होता है? एक तो सिफ़त अददी जानते हैं और सिफ़त मिक़दारी। तो अददी में गिनती वगैरह होता है, 2 3 4 की, है ना, कुछ। और मिक़दारी में कुछ मतलब वज़न टाइप का, कुछ माप टाइप का जो होता है, 2 किलो, 2 मीटर, 5 किलो। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन हमारा ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जी। ओके, ए यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे 21वां सवाल देखिए, फ़ेल माजी शकिया की मिसाल कौन है? फ़ेल माजी शकिया, माजी शकिया बोलते हैं जिस जुमला से शक जाहिर हो, है ना। काश वो आता, वो खाता था, वो आया था, वो आया होगा। तो इस जुमला से देखिए आई थिंक हर कोई पता कर चला लेगा इसमें कि माजी शकिया कौन है। तो दो में कन्फ्यूज कर जाएंगे, डी और ए। कुछ है जो पुअर है, जो नहीं पढ़े होंगे, वो ये दोनों में कन्फ्यूज होंगे। देखिए, काश वो आता, ये तो तमन्ना कर रहे हैं ना, तमन्ना कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं, ख्वाहिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे वो आया होगा, तो यहाँ पे ये शक हो रहा है, जाहिर हो रहा है यहाँ पे। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। बहुत अच्छा, सबका डी आंसर आया लगभग, बहुत अच्छा। 22वां सवाल है, वो खा रहा था किसकी मिसाल है? वो खा रहा था, माजी करीब, माजी बैद, माजी इस्तिमरारी, माजी तमन्नाई। तो आप कुछ ऑप्शन से यहाँ पे छाट सकते हैं कि वो खा रहा था, यहाँ पे क्या होगा? तो इसका आंसर बताइए 22 का। ओके, तो बहुत अच्छा, 22 का जो आंसर यहाँ पे ए यहाँ पे राइट होगा, माजी, सॉरी ए नहीं होगा, 22 का सी यहाँ पे राइट होगा, माजी इस्तिमरारी। माजी करीब तो जैसे वो खाया है, और माजी बैद रहेगा वो खाया था, और वो खा रहा था, वो खेल रहा था, वो है ना, वो पढ़ता था। तो इससे पता ना चले कि अभी हुआ या बाद में हुआ है, इस जुमला से पता नहीं चलेगा। तो क्या होगा? माजी इस्तिमरारी, जिसको माजी ना तमाम भी बोलते हैं शायद, है ना। तो ऑप्शन हमारा सी यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट होगा। और माजी तमन्नाई तो जान ही सकते, वो काश वो आता, इस तरह से ये माजी तमन्नाई, है ना।
आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो मज़ा आ रहा ना पढ़ने में जी। चलिए 23 नंबर सवाल देखिए, सही इमला की निशानदेही करना है। सही इमला कौन है? वादी कश्मीर, वादई कश्मीर, वादी कश्मीर, वादई कश्मीर। तो यानी बोलते वादई कश्मीर बोलते हैं, एक वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो इसका 23 का आंसर क्या हो सकता है? तो बिल्कुल यहाँ पे जो 23 का आंसर बी यहाँ पे राइट होगा, वादई कश्मीर। वादई कश्मीर बोलते हैं ना, ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी यहाँ पे राइट होगा। ओके, तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, सही इमला। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे 24 नंबर सवाल। 24 नंबर सवाल बोलता है जी, गलत इमला की निशानदेही की। यानी कि इमला भी आपको देखना है, बिकॉज आई थिंक आप लोग मेरे ख्याल से इमला वगैरह आई थिंक लिखने वगैरह में ठीक ही ठाक होंगे। तो ये सवाल मैं सिर्फ दे दिया हूँ ताकि यहाँ पे पूर्ण हो जाए, सेट प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि पता नहीं चल रहा क्वेश्चन कौन सा डालो। पूरा ग्रामर तो आप लोग छान दिए हैं, देता हूँ तो लगता है वही सब सवाल है, बार बार घूम के आ रहा है। बट ये सब भी रहना ज़रूरी है ना। तो चलिए कुछ इजी सा सवाल भी होना चाहिए, कुछ हार्ड वाला भी होना चाहिए। अब यहाँ पे गलत इमला कौन सा है? देखिए खिलत यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये तो सही लिखा हुआ जी। ज़ियारत ये भी सही लिखी हुई है यहाँ पे। मेहराब तो ये भी सही लिखी हुई है, यानी कि बहुत से ऐसे छोटी है से नहीं होगा, बड़ी है से होगा। और यहाँ पे देखिए वजाहत है ना, यही आपका आंसर होगा। वजाहत ऐसे नहीं होता, आपको पता है, वजाहत जाद से होता है, जाद से। तो ये तो इजी वाला है ना। तो वजाहत जात से होता है, यहाँ पे जो से लिख दिया गया है। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? डी यहाँ पे राइट होगा। लगभग सबका सही, बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? 24 का जो है डी यहाँ पे राइट होगा। अब यहाँ पे कुछ जो है आपका जीके का प्रश्न है, जीके का सवाल है। तो मेरे ख्याल से जीके में तो आप लोग सब माहिर हैं, पढ़ ही रहे हैं, आंसर बता सकते हैं इजी से। आबादी के लिहाज से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क कौन है? तो जानते हैं सबसे बड़ा मुल्क दुनिया का, पहला तो जानते हैं चीन है। चलिए दूसरा आंसर बताइए। बहुत अच्छा आंसर मेरे पास आ रहा है। तो क्या होगा आंसर? आंसर हमारा जो है बी यहाँ पे राइट होगा। भारत जो है आबादी के लिहाज से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है, और पहला मुल्क जो है चीन है। और अगर बोल दिया जाए कि रकबा के लिहाज से, रकबा यानी कि क्षेत्रफल के लिहाज से, तो सबसे बड़ा मुल्क क्या हो जाएगा? आपका रूस हो जाएगा। और भारत जो है रकबा के लिहाज से 7वां स्थान रखता है जी। तो यहाँ पे ये सारा सवाल जो है इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, अहम सवाल है। चलिए 26 नंबर सवाल यहाँ देखिए, सूरत किस नदी के किनारे वाक़ है? सूरत किस नदी के किनारे वाक़ है, ये आपको बताना है। जमुना, गंगा, छपरा या ताप्ती? यहाँ पे ताप्ती लिखा हुआ है। तो सूरत जो है किस नदी के किनारे? जल्दी से यहाँ पे फास्ट आंसर बताइए। तो अगर आप सूरत वगैरह की कहीं सैर किए होंगे तो आप इजी से बता सकते हैं, और आई थिंक किताबों में तो पढ़ ही रहे होंगे जीके वगैरह। तो बिल्कुल यहाँ पे आंसर यहाँ पे डी यहाँ पे राइट होगा। सूरत जो है ताप्ती नदी के किनारे है। ओके, ऑप्शन हमारा डी यहाँ पे। छपरा कोई नदी नहीं है, आई थिंक मिस्टेक से यहाँ पे लिखा गया है, छपरा कोई नदी नहीं है, ताप्ती यहाँ पे राइट आंसर होगा। ओके चलिए नेक्स्ट 27 नंबर सवाल देखिए, हिंदुस्तान का कौमी तराना के तख्लीक किरदा कौन है? यानी कि हिंदुस्तान के कौमी तराना के मतलब क्या हुआ? राष्ट्रीय गान के तख्लीक किरदा का मतलब तो जान ही रहे, लेखक बोले या तो फिर मुसन्निफ बोले, कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, अशोक, रविंद्रनाथ टैगोर या कोई नहीं? तो आपको पता है एक राष्ट्रीय गान होता है, एक राष्ट्रीय गीत होता है। तो राष्ट्रीय गीत के जो रचयिता है, राष्ट्रीय गीत के जो तख्लीककार है वो है बंकिम चंद्र चटर्जी। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रीय गान पूछा जा रहा है तो रविंद्रनाथ टैगोर होगा यहाँ पर राइट आंसर, राष्ट्रीय गान। ओके और एक राष्ट्रीय गान है अमार सोनार बांग्ला, जो कि बांग्लादेश के लिए है। तो उनके भी राइटर है रविंद्रनाथ टैगोर। ओके आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा जी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 28वां सवाल है, मेंबर राज्यसभा के लाजमी उम्र की अज कम अज हद कितनी है? यानी कि मेंबर राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए, सदस्य बनने के लिए कम से कम आयु की सीमा कितनी है? 65 साल, 25 साल, 35 साल या 30 साल? तो चलिए 26 नंबर सवाल का आंसर बताइए फास्ट में। तो कमेंट जरूर कीजिएगा, जो लोग लाइव में तो सारे लोग कमेंट कर ही रहे हैं, लेकिन जो लोग लाइव के बाद देख रहे हैं वो अपना राय जरूर दीजिएगा कि वीडियो कैसी लगी आपको और कितना आंसर आपको आया है 35 में, वो जरूर मुझे बताइएगा। ओके तो 26 का आंसर क्या होगा? 30 साल। 30 साल यहाँ पर राइट होगा। मेंबर राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए कम से कम आपका 30 साल होना ज़रूरी है। ओके 30 साल होना जरूरी है। और लोकसभा के लिए 25 साल, प्रधानमंत्री के लिए भी 25 साल होता है। और आपका यहाँ पे 35 साल देख रहे हैं मुख्यमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री नहीं, राज्यपाल हो गया और राष्ट्रपति वगैरह हो गए, उनके लिए जो 35 साल अज कम अज उम्र है वहाँ पे। ओके चलिए 29 नंबर सवाल देखिए, आर्यभट्ट की जाए पैदाश कहाँ है? तो ये तो इजी वाला सवाल है, आप लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं। और बहुत लोग हैं जो उर्दू टेट का भी तैयारी करते हैं, मेरे ख्याल से बहुत लोग टीचर भी होंगे यहाँ पे।
तो बताइए आर्यभट्ट की जाए पैदाइश कहाँ है? तो ये सब तो पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ाते आ रहे हैं बच्चे लोग को। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान। तो आर्यभट्ट जो है बिहार के रहने वाले, बिहार की उनकी जाए पैदाइश है। और इनका सबसे बड़ा सिद्धांत जो जीरो का सिद्धांत दिया था यही है आपका आर्यभट्ट का। और बहुत सारे इनके करामात हैं। चलिए अब यहाँ पे जो है ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे सवाल आ गया ट्रांसलेशन का। ओके, जूट की पैदावार में बिहार का मुकाम दूसरा है। तो चलिए मैं यहाँ पे देख लिया था जीके का सवाल, और जीके का सवाल को ही ट्रांसलेट कर दिया, बिकॉज सवाल मिल नहीं रहा। सबसे ज़्यादा मुझे वक्त अगर लगता है तो बस ये 5 से 6 ट्रांसलेशन बनाने में ज़्यादा वक्त मुझे इसमें लगता है, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा मंथन करना पड़ता है आप लोग के लिए। क्या करें जो आप लोग भी थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाए। तो बट आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, मतलब अच्छा से तैयारी भी कर रहे हैं, कन्फ्यूज तो होएगी नहीं। तो 30 का आंसर बताइए। जूट की पैदावार में बिहार का मकाम दूसरा है, जूट की उत्पादन में बिहार का स्थान दूसरा है, जूट की उत्पादन में बिहार की स्थान दूसरा है, जूट के उत्पादन में बिहार का स्थान द्वितीय है, जूट के उत्पादन में बिहार का स्थान द्वितीय है। तो चलिए यहाँ पे सटीक आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो 30 का जो आंसर यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन हमारा डी यहाँ पे राइट होगा। जूट के उत्पादन में के होगा यहाँ पे बिहार का स्थान। ओके, का स्थान द्वितीय है, तो आंसर हमारा क्या होगा? डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका 31 नंबर सवाल स्क्रीन के सामने है। बिहार में दूरदर्शन सेंटर कायम 1978 में हुआ। ओके, बिहार में दूरदर्शन सेंटर कायम 1978 में हुआ। बिहार में दूरदर्शन सेंटर की स्थापना 1978 में हुआ। बिहार में दूरदर्शन केंद्र की स्थापना 1978 में हुई। बिहार में दूरदर्शन केंद्र की स्थापना 1978 में हुआ। तो आई थिंक, और यहाँ पे लास्ट में सब सही है। तो इस तरह का प्रश्न जो आपको मिलेगा, सवाल मिलेगा, तो आई थिंक आप इजी से बना लेंगे। बट यहाँ पे एक बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जब आपको बिना ऑप्शन का दिया जाएगा तो आपको भी इसी तरह से ट्रांसलेट करना है, मीनिंग जानना है, तज़किर-तानीस जानना है ना, कौन सा वर्ड यहाँ पे सूटेबल करेगा वो भी आपको सोचना पड़ेगा, बिकॉज एक वर्ड के कई मुतादिफ है, आपको भली भांति आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो 31 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल 31 का आंसर यहाँ पे बी होगा। बिहार में दूरदर्शन केंद्र की स्थापना 1978 में हुई। बिहार में दूरदर्शन केंद्र की स्थापना 1978 में हुई। ओके, नेक्स्ट चलिए आपका यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ स्क्रीन को। 32 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे। ओके, तो 32 नंबर सवाल आपके यहाँ पे दिख रहा है। हिंदुस्तानी आइन में 11 बुनियादी फ़राइज़ हैं। हिंदुस्तानी आइन में 11 बुनियादी फ़राइज़ है। हिंदुस्तानी संविधान में 11 मूल अधिकार है। हिंदुस्तानी संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य है। हिंदुस्तानी संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य है। भारतीय संविधान में 11 मूल अधिकार है। तो चलिए यहाँ पर राइट आंसर का होगा। तो देखिए सबसे पहले हिंदुस्तानी को यहाँ पे हिंदुस्तानी लिख दिया गया है, तो ये दोनों ऑप्शन तो गया काम से। बाकी आपको ये दोनों में छांटना है। तो बुनियादी फ़राइज़ को बोलते हैं मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक अधिकार गया। ऑप्शन हमारा क्या होगा? सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। 32 का आंसर क्या होगा? सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो आई थिंक आप लोग भी सी, हाँ बहुत अच्छा, सी राइट आंसर आ रहा है सबका। सी जो है करेक्ट आंसर होगा जी। चलिए नेक्स्ट आपको यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे देखिए अब हिंदी से उर्दू करना है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। देखिए मैं ट्रांसलेशन है, बट ये जीके का भी सवाल है, तो आप इस तरह से जीके का भी सवाल आपको देख सकते हैं। और आई थिंक ये सब तो आपको पता ही होगा, बट यहाँ पे ट्रांसलेशन था तो यहाँ पे याद करना। तो ये भी आप याद कर लेंगे। भारतीय संविधान में कितना मौलिक कर्तव्य है? 7 मौलिक कर्तव्य है, यानी कि बुनियादी फ़राइज़ हैं। 11 सॉरी 7 नहीं 11। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। तो यहाँ देखिए मुस्लिम लीग का क़याम 1906 में हुआ। मुस्लिम लीग का क़याम 1906 में हुई। मुसलमान का तहरीक का क़याम 1906 में हुआ। सभी सही है, यानी कि यहाँ पे मिस्टेक हो गया था तो इस तरह से लिख दिया था, हमें सभी सही है। तो 33 का आंसर बताइए फास्ट में क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए क़याम है तो हुई नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? हुआ होगा। बिल्कुल ऑप्शन हमारा ए यहाँ पे राइट होगा। मुस्लिम लीग का क़याम 1906 में हुआ। और देखिए मुस्लिम लीग एक संगठन का नाम था, तो कोई भी स्कूल का नाम हो, संगठन का नाम हो, कोई पार्टी का नाम हो, तो उसका नाम का जो है तर्जुमा नहीं करते हैं, जो नाम रहेगा वही लिखेंगे। सो जो अगर कोई इदारा का नाम हो, संगठन का नाम हो, तंजीम हो या कुछ पार्टी वगैरह का नाम हो, तो उसका नाम जो ज्यों के त्यों रहेगा, उसका नाम में कोई चेंज नहीं करेंगे। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? ए यहाँ पे राइट होगा। ओके, नेक्स्ट चलिए 34 नंबर सवाल जी। बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष है। तो एक तरह से ये आपका जीके का सवालात भी बन गया है। बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष है। बिहार कानून साज असेंबली के मेंबरान का मियाद 5 साल है। बिहार कानून साज काउंसिल के मेंबरान का मियाद 5 साल है। बिहार कानून साज काउंसिल के मेंबरान का वक्फा 5 साल है। बिहार कानून साज काउंसिल के मेंबरान की मियाद 5 साल है। तो चलिए मियाद के मतलब होता है कार्यकाल।
ओके, या दौरानिया भी कहीं कहीं इस्तेमाल होता है, बट यहाँ पे मेयाद यहाँ पे ज़्यादा सूटेबल वर्ड यहाँ पे है, इसलिए मैं यहाँ पे यूज किया हूँ। तो 34 का क्या होगा आंसर? बिल्कुल 34 का आंसर यहाँ पे क्या होगा? देखिए, कानून साज काउंसिल के मतलब होता है विधान परिषद, कानून साज असेंबली नहीं, कानून साज असेंबली मतलब विधानसभा हो जाता है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे राइट होगा। बिहार कानून साज काउंसिल के मेम्बरान का मेयाद 5 साल है। ओके, याद रखेंगे, ऑप्शन क्या होगा? बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जी। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। और ये लास्ट सवाल इस वीडियो का, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये बहुत अच्छा सा सवाल है और मुझे लगता है कि इसी तरह के सवाल को मैं ट्रांसलेशन में यूज करूं और आप लोग भी यूज करने की कोशिश कीजिए। आपके पास भी जीके का किताब होगा, तो जो जीके का किताब यानी कि जो संविधान से रिलेटेड वाला जीके है ना, उसको कोशिश कीजिए ट्रांसलेट करने के लिए, तो आपका ट्रांसलेशन भी बेहतर हो जाएगा जी। तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इसका आंसर क्या होगा? देखिए, मजलिस आइन के सदर जमहूरिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, मजलिस कानून के सदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, मजलिस आइन के सदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, मजलिस आइन के इंस्पेक्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 35 का क्या होगा? जाहिर सी बात है, यहाँ पे अध्यक्ष लिखा गया है, तो सदर जमहूरिया का मतलब तो राष्ट्रपति हो जाता है यहाँ पे, और सदर के मतलब भी राष्ट्रपति यूज करते हैं, बट जैसे लिखा है हिंदुस्तान के सदर ये हैं, तो वहाँ पे राष्ट्रपति यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे सदर का मतलब राष्ट्रपति भी होता है, अध्यक्ष भी होता है। लेकिन यहाँ पे जो सेंटेंस में होगा, मजलिस आइन के सदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ऑप्शन हमारा क्या होगा? सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सी यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो चलिए, वीडियो यहाँ पे लास्ट हो गया। तो आपको ये कैसा लगा वीडियो? मज़ा आया कि नहीं आया? तो मज़ा आया तो इसको लाइक कीजिए, ओके। और सब्सक्राइब शेयर तो जानते ही जो लोग किए हुए तो ठीक है, बट चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप मतलब मेरा सपोर्ट करने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए दूसरे को फॉरवर्ड कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, इसमें जोड़ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़े, जो 9 10 का 10 12 जो भी हो आपके आपके ग्रुप के तो सारे लोग जुड़े हुए हैं, आई नो। ओके, तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको टेलीग्राम पे। जो लोग टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और सर्च कीजिए वहाँ पे बिहार उर्दू अनुवादक। वहाँ पे 800 वहाँ पे जुड़ गए। मतलब बहुत ही मतलब अमेजिंग फैक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि मैंने आप सभी को, किसी को कोई नहीं जानते थे कि अतहर भाई कहाँ है, गुलफ्शा कहाँ है, खुशबू कहाँ है, साबिर कहाँ, मतलब किसी को पता नहीं था कौन किधर है, सद्दाम किधर है। तो मैं जो है ना एक चैनल बनाया और उसी के माध्यम से क्या किया, 800 लोग को टेलीग्राम में जोड़ दिया हूँ। और माशाल्लाह अच्छी तैयारी वहाँ पे चल रही, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। और आप लोग मतलब एकजुट मिल गए हैं, आप लोग एक दूसरे को पहचान लिए हैं और एक ग्रुप बन गया। नहीं तो पता ही नहीं था कि इसका क्लास कहाँ होगा, किधर पढ़ेंगे, मतलब मज़ा नहीं आता पढ़ने में, ठीक है। तो मतलब हमको तो बड़ा मज़ा आता है कि आप लोग इतना सारे जमा हो गए, तो मतलब बहुत अच्छा लगता है हमको। चलिए इसी के लिए अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, खुदा हाफिज़।